नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पार्टी बलदियाती चुनाव के लिए लड़ेगी। कांग्रेस को जमीनी सतह पर मजबूत और कारकुनों को मुतहरिक करना है मकसद। रियासती वजीर मंगल पर भारत लोधा ने मुंबई के KEM अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर जाहिर की शदीद नाराजगी। सतारा खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी वाकया। कांग्रेस कारकुनों ने मुंबई में CM की रिहायशगाह के बाहर किया एहतजाज। कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बच्चों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम जरूरत। नांदेड़ में तालीमी कॉन्फ्रेंस से मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी का खिताब। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात के तनाज़ुर में कांग्रेस पार्टी ने एक अहम ऐलान किया है। सीनियर रहनुमा और अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने वाज़ेह किया कि पार्टी मुंबई बल्दी इंतखाबात में आज़ादाना तौर पर इंतखाबात लड़ने का इरादा रखती है। उन्होंने वजाहत की कि इस फैसले का मकसद कांग्रेस को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना और कारकुनों को मुतहरिक करना है। वडेट्टीवार ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस बुनियादी तौर पर अपनी तंजीमी ताकत पर इन्हिसार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना UBT या NCP SP की तरफ से किसी भी तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल से पहले गौर किया जाएगा। चुनाव के बारे में कारपोरेशन के हमारा निर्णय हो चुका है। हम लोग अकेले चलने के लिए हमारे स्थानिक लोगों का आग्रह है और उनका निर्णय भी है। तो इस स्थिति में हाईकमांड से भी हमने बात की है और उनका भी कहना यही है कि लोकल लेवल पर वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लीजिए। और वो निर्णय हमारे स्थानिक लेवल पर, मुंबई के लेवल पर करीबन हो चुका है और हमें अकेला जाने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने अपने ही इत्तेहाद पर सवाल उठाया है। नाना पटोले ने कहा कि तमाम पार्टियां कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही हैं। पटोले ने मजीद कहा कि हम और हमारी आला क़यादत इससे आगाह है। महाराष्ट्र में सभी दल कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। ये हमारे हाईकमांड को भी पता है। और रही ये पार्थ पवार का जो लैंडस्केप जो सामने आया है, ये एक नहीं है, ये तो सैंपल है। लाखों करोड़ रुपए, ये तो हज़ारों करोड़ का, 1800 करोड़ का ही है, लाखों करोड़ का। जैसे नहीं मुंबई में आपने देखा होगा कि वहाँ पर बड़ी बाजार यार्ड है, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मोदी जी के मित्रों को दी गई। उसमें भी IT का ही ये दिखाकर, जैसे पार्थ पवार के केस में किया गया, 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी जैसे 300 करोड़ में लाई, 2100 करोड़ रुपया उसका स्टैम्प ड्यूटी बन रहा था, उसके जगह 500 रुपये में कर दिया। ऐसे लैंड स्कैम नहीं मुंबई में हो, ठाणे में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, नागपुर में हो, ऐसे हर जगह चल रहा है। और हमारी उम्मीद यह है कि एक पार्थ पवार ने तो महाराष्ट्र में जो लीडर की सरकार नहीं, डीलर की जो सरकार बैठी है, ये सरकार का पर्दाफाश करने का ये समय है और महाराष्ट्र को बचाने का ये समय है। इसलिए पवार साहब एक अनुभवी नेता है, उन्हें भी इस मैदान में आना चाहिए। ऐसे विनती हम उनको कर सकते और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को बचाने का ये सबसे बड़ा समय है।
रियासती वजीर मंगल प्रभात लोधा ने मुंबई के KEM अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान रियासती वजीर ने अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि लोगों ने कई मसाइल से उन्हें वाकिफ कराया है। मंगल प्रभात ने मजीद कहा कि अस्पताल इंतजामिया को मसाइल जल्द हल करने की हिदायत दी गई है। यहाँ पर पूरी तरह से लोगों के प्रति अनसेंसिटिवनेस का एटमॉस्फेयर हॉस्पिटल के अधिकारियों का है। मैंने डीन को बीते 4 दिन से 2 बार उनसे बात किया। उन्होंने मेरे को मना किया कि अधिकारी मना करे कि आप ये जनता दरबार नहीं ले सकते हैं। इसके लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मैं आज जो समस्या मैंने सुनी है वो यदि हल नहीं होती है तो वो वाली जनता दरबार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो मैं ओपन में कुर्सी लगा के लोगों की समस्या सुनूंगा। आप मेरा छोड़ दीजिए, आप जाके एक रजिस्ट्रेशन काउंटर सैंपल के रूप में देख लीजिए। 2-2 घंटे से लोग खड़े हैं और जाने के बाद उनको 1-2 घंटे लगते हैं। दवाइयां यहाँ देते नहीं है, दवाइयों के लिए बाहर बेचते हैं। पूरी यहाँ पर मशीनरी बार बार खराब हो जाती है, कभी मशीनरी मिलती नहीं है। टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता है। हेल्प डेस्क बनाया गया था आपके, हेल्प डेस्क उठा के इन्होंने अंदर डाल दिया था। आज मैं आने वाला था, इसलिए कल परसों वापस हॉस्पिटल लाके हेल्प डेस्क लाके बाहर। भयानक है, ऐसा कभी होता नहीं है, इन्होंने किया है। महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए खेल व बीजेपी लीडर रक्षा खड़से का कहना है कि उन्हें नंदुरबार में इंतखाबी सरगर्मियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अवाम का अच्छा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। पार्टी की तरफ से मुझे यहाँ पे इलेक्शन के लिए भेजा गया है और कल से हम पूरी तैयारी के साथ यहाँ जितने भी हमारी नगर परिषद है, नगर पालिकाएं, सभी जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनका इंटरव्यू और मुलाकात ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे मिलेगा और काफ़ी अच्छे नाम भी आगे आ रहे हैं कि जिसके माध्यम से हम सभी नगर परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें हम चुन के। कांग्रेस कारकुनों ने सतारा खातून डॉक्टर की मुबैना खुदकुशी वाक़े के खिलाफ मुंबई में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी कारकुनों ने मुतवफ़ी डॉक्टर के साथ इंसाफ करने और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अमरावती जिले की 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायतों के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। मेयर और काउंसलर के ओहदों के उम्मीदवारों के इंटरव्यू अमरावती के कांग्रेस भवन में मुनक्किद हुए। अमरावती जिले से 1000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और अपने इंटरव्यूज़ दिए। उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल कांग्रेस के ज़िले सदर बबलू देशमुख, साबिक कांग्रेस वजीर यशोमती ठाकुर और अमरावती ज़िले के MP बलवंत वानखेड़े की मौजूदगी में ख़त्म हुआ। कांग्रेस MP बलवंत ने यकीन जाहिर किया कि कांग्रेस पार्टी अमरावती ज़िले में नगर परिषद और नगर पंचायतों में कामयाबी हासिल करेगी। सभी विधानसभा मतदार संघ में जो नगर पालिका क्षेत्र है उन सभी के उम्मीदवारों का यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया और जो इलेक्टिव मेरिट है, इलेक्टिव मेरिट के हिसाब से सभी लोगों का इंटरव्यू लिया गया और इलेक्टिव मेरिट के हिसाब से जो चुन के आने वाली सीटें हैं उनको ही उम्मीदवारी दी जाएंगी, ऐसा यहाँ पे तय हुआ। उसके बाद में यहाँ पे कांग्रेस को इस वक्त बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लगभग हर एक जगह यानी 8-8, 10-10 लोगों ने यहाँ पे टिकट, एक वार्ड में से 8-8, 10-10 लोगों के फॉर्म अर्जी आई हुई है। अभी उसमें से जो सक्षम उम्मीदवार होगा उसको उम्मीदवारी दी जाएगी और हमें ये विश्वास है कि पूरे अमरावती जिले में जो भी नगर पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हम भरघोस मतों से सभी के सभी जगह चुन के आएंगे, सभी जगह हमारे नगराध्यक्ष होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बीजेपी अक़लीती मोर्चा के कौमी सदर मोहम्मद जमाल सिद्दीकी ने अंजनगांव सुलची में अमरावती देही अक़लीती महाज के ज़िला सदर मोहम्मद नासिर अंसारी की रिहाइशगाह पर लोगों के साथ मीटिंग की। जमाल सिद्दीकी ने अंजनगांव सुलची में नगर परिषद इंतखाबात के हवाले से लोगों से बातचीत की और उनसे बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत करने की अपील की। जमाल सिद्दीकी ने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बीजेपी के कामों का जिक्र किया और कहा कि वोटिंग के लिए बीजेपी ही वाहिद ऑप्शन है। क्योंकि केंद्र से, दिल्ली से जब पैसा चलता है तो महाराष्ट्र में आता है
महाराष्ट्र के मुंबई के मंत्रालय से पैसा चलता है, तो यहाँ की जो नगर टीम होती है, जो नगराध्यक्ष होता है, जो नगर परिषद होता है, उसके पास आता है। अगर केंद्र से चला हुआ पैसा महाराष्ट्र में आया, देवाभाव ने उसको यहाँ भेजा, लेकिन यहाँ का कोई अगर नालायक कोई उम्मीदवार जीत गया, नगराध्यक्ष बन गया, उनकी सरकार आ गई, तो सिर्फ इसलिए काम नहीं होने देंगे कि अगर काम हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का नाम हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी नेताओं का नाम हो जाएगा, इसलिए वो विकास नहीं होने देंगे। हमें ऐसे विकास को रोकने वाले कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पार्टियों से बच के रहना है। अमरावती में नगर परिषद और नगर पंचायत इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में शिवसेना यूबीटी की एक जिला सतही जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत की मौजूदगी में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। शिवसेना, युवा सेना, महिला अखाड़ी और अमरावती जिले से मुंसलिक तंजीमों के तमाम ओहदेदार और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार बड़ी तादाद में मौजूद थे। इजलास में आइंदा बल्दियाती इदारों के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली, तंजीमी ताकत और मुहिम की मनसूबाबंदी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शिवसेना यूबीटी एमएलए गजानन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। यांच्या मार्गदर्शनात आज आमच्या इथे अमरावतीमध्ये एक पदाधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले आणि पदाधिकाऱ्यांकडे जे इच्छुक उमेदवारांची लिस्ट आहे, यादी आहे, त्याची चाचपणी करण्यात आली व त्या उमेदवारांमधून जे उमेदवार प्राबल असतील, कोणा वार्डामध्ये आमच्याकडे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 उमेदवार आहेत, तर त्या उमेदवारापैकी जो प्रबळ दावेदार उमेदवार असेल आणि तो निवडून येण्यास योग्य असेल आणि 4 लोक त्याला सहकार्य करत असतील, तर त्या उमेदवाराला साहेबांनी सांगितलं, त्या साहेबांच्या आशीर्वादाने त्याला एकाच उमेदवाराला तिकीट मिळेल। राजस्थान के गवर्नर ने पुणे में MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तलबा खुद इन्हिसार और तरक्की याफ्ता भारत की रीढ़ की हड्डी है। तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो ज़िंदगी के हर शोबे में जामा नुक्ता नज़र पैदा करे। राजस्थान के गवर्नर ने मजीद कहा कि तालीम का असल मकसद सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि हासिल शुदा इल्म को समाज की भलाई और मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा कि तलबा को ऐसी तालीम देनी चाहिए जो उन्हें समाज के तय एहसास, ज़हनी तौर पर मुतवाज़िन और मुस्बित सोच रखने वाला बनाए। कन्वोकेशन के दौरान तलबा को डिग्रियां दी गई और नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को एजाज़ से नवाजा गया। मैं MIT ADT विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के रूप में इस महत्वपूर्ण उपाधि उपलब्धि तक पहुंचने के लिए छात्रों को सभी प्रकार की सुविधाएं, उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल के मैदान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय को भी बधाई देता हूं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि विषय ही आज इस दीक्षांत समारोह में 3334 छात्र और छात्राएं ने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित उपाधियों और सम्मान प्राप्त किया है। I still remember university was started in 2016 and now we are in the 10th year. I'm delighted the hall is full with the students and parents and with their joy. So I'm happy, I'm contented, I can say. At the outset, I congratulate all of you for becoming the graduate and the graduate of the MIT ADT University in your chosen area. It may be engineering, it may be design, or it may be film and television. So I'm very happy and I convey my hearty congratulations to you and your parents on this very memorable day. We are, giving the degrees to more than, 3,334 students, out of which the 22 are the PhD scholars, the 21 are the gold medalists, and 195 are the rank holders. You are the graduates, you are the youth, you are going to become
जामिया इस्लामिया अशातुल उलूम अक्कुल कोवा के मुत्तहम मौलाना हुज़ैफ़ा गुलाम मोहम्मद बस्तानवी की नांदेड़ आमद के मौके पर शहर के MGR गार्डन में तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इजलास की सदारत मौलाना वक़ायतुल्लाह कासमी ने की। मौलाना हुज़ैफ़ा ने कहा कि मौजूदा ज़माना फितनों से भरा हुआ है और ऐसे माहौल में अपने दीन व ईमान की हिफाजत निहायत नाजुक और मुश्किल मरहला बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस दौर में बच्चों की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मौलाना ने AI के बढ़ते हुए इस्तेमाल के नुकसानात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीनी मामलात में मसनूई ज़हानत पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि AI एक मशीन है और शरई रहनुमाई में इंसानी इल्म, बसीरत और तक़वा की ज़रूरत होती है। कि उस मुसलमान को उलमा से ताल्लुक़ कायम कर कर दीन को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। ये हमारे राब्ते मकातीब और जो मकातीब है वो यही काम कर रहे हैं कि पहले दीन को सीखें, ताकि वहाँ पर जो गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसका आपको एहसास होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि मैं डार्विन की थ्योरी को नहीं मानूंगा, मैं फ्राइड की थ्योरी को नहीं मानूंगा, मैं मुसलमान हूं, लिहाजा ये कहा जावे कि दुनिया खुद ब खुद बन गई, मैं उसे नहीं मानूंगा। मुझे ये पढ़ाया जाए कि इंसान बंदर से तरक्की कर कर इंसान बना है, मैं उसे नहीं मानूंगा। मुझे ये कहा जावे कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ पैसे कमाने और पेट और जेब के लिए आया है, तो मैं नहीं मानूंगा। ये सब चीज़ें समझने के लिए क्या, सबसे पहले उसको दीन सीखना होगा। दूसरा, उसे उलमा और नेक लोगों की सोहबत में रहना चाहिए कि थोड़े थोड़े दिन में नेक लोगों की सोहबत में आकर रहे। और तीसरा, उसे अपने जहन में जो सवालात आए उलमा को जाकर उन सवालात पूछने चाहिए ताकि उसको जवाबात मिले। हजरत ने कहा अगर इन चीज़ों का इल्तिज़ाम किया जाए और दीन बचे तब फिर आप दुनिया की तालीम हासिल करो तो कोई हरज नहीं। पालघर में मुंबई अहमदाबाद कौमी शाहराह पर इतवार की देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। आग के शोले इतने शदीद थे कि कुछ ही देर में गाड़ी मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। कार ड्राइवर ने बरवक्त इक़दामात उठाया और चारों मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाला, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने RSS के फंड्स और शफाफियत पर संगीन सवालात उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर RSS वाकई रजाकारों के चंदे से चलने वाली तंजीम है तो फिर इसके माली ज़राए, डोनर्स और टैक्स झूठ पर अवामी वजाहत होनी चाहिए। Where did Mr. Bhagwat reply? Mr. Bhagwat replied in his echo chamber with Swayam Sevaks. Which of the questions has he replied correctly? If it is a body of individuals, that doesn't make them exemptable from taxes. They need to still, they need to be tax assessee still. Just because Mr. Mohan Bhagwat says the rule changes, is it? And he cited some High Court order. The High Court, the query that was posted that time or the case that happened that time was entirely different from what we are asking. On what basis are they being exempted? So that means tomorrow even I will form a body of individuals with the same format of RSS, and I will take Guru Dakshina, and the IT and the government will agree to it. I will also call it Guru Dakshina. I will also call it Dakshina. Will the government agree to it? And what is the point of Mr. Mohan Bhagwat addressing Swayam Sevaks? They are already brainwashed. If he is so confident that he is legally correct, let the entire RSS have a debate with the legal experts. Let them have a debate with constitutional experts, not in an echo chamber where you will talk to your Swayam Sevaks, they will only clap, they will only cheer you, and then you claim victory. See, you are answerable. I have told you, right? If they want to really have a debate, let's set the tone for debate. Let us set some parameters. Let's set some wireframe for a debate. Let us debate only on the things that they have printed in the Organizer magazine. On the Constitution, on the national flag, on
the freedom struggle, whatever their ancestors have written, whatever they have published in their mouthpiece organizer, on the flag, on the constitution, on RSS, on Dalits, on women empowerment. Let's have a debate. बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बिहार चुनाव जंगल राज और गुड गवर्नेंस के दरमियान है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने वालिद की खराब हुक्मरानी, बदउनवानी और खौफ के मिराज को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान तेजस्वी जी अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों क्षेत्रों में, भ्रष्टाचार में और कुशासन में और खौफ में। मैं अगर ऐसा कहूं कि तेजस्वी यादव प्रिजाइड्स ओवर द जंगल राज लेगेसी ऑफ हिज फादर स्टिल, ये मैंने पटना में कहा था। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में 32.5 साल की सजा उनको 4 केसेस में मिल चुकी है, 4 सेपरेट केसेस। वो बेल पर हैं, वो तो बेल प्रक्रिया होती है कानून की, कहीं अपील में मामला है, लेकिन he is convicted for 32.5 years in 4 separate cases of fodder scam, bitumen scam उसमें भी हुआ। तेजस्वी यादव जमीन के, रेलवे के जमीन के घपले में जो होटल दिया गया, उन पर 420 का आरोप बन चुका है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद। कांग्रेस लीडर पवन खेरा ने बिहार चुनाव के पहले मरहले की वोटिंग के मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार जारी ना होने पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि 4 दिन हो गए हैं और हमें अभी तक अदाद-ओ-शुमार नहीं मिले हैं। कितनी ख्वातीन ने वोट दिया और कितने मर्दों ने वोट दिया? आज 4 दिन हो गए, अभी तक आंकड़ा नहीं आया कि कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया। जब तकनीक में हम पिछड़े थे, हमारा देश जब तकनीक में पिछड़ा था, तब रोज शाम को आ जाता था चुनाव के दिन। अब तकनीक में हम बहुत आगे हैं, हम तो डिजिटल इंडिया है। उसके बाद भी 4 दिन के बाद चुनाव आयोग आंकड़े क्यों नहीं दे रहा, ये एक रहस्य है जिस पे पर्दा उठना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग साथी जो हैं हमारे मीडिया के, वो इससे पर्दा हटा। यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम को लाजमी करने के इक़दाम पर एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने सख्त तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि कई बीजेपी लीडरों को कौमी तराने और कौमी गीत में फ़र्क तक नहीं मालूम है। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी का मसला हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। दिल्ली में ख़ासतौर पर दिवाली के बाद हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक दिल्ली की हवा अब सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदा होती जा रही है। आज सुबह यहाँ की हवा का मेयार इंतहाई ख़राब जुमरा में पाया गया। मुकामी लोगों और सयाहों ने कहा कि दिल्ली में अब बगैर मास्क के घूमना फिरना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा बच्चों और उम्र रसीदा अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। ऐसे में शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में जल्द से जल्द इक़दाम करें। जी एक्चुअली अभी दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अभी यहाँ पे सांस भी नहीं लिया जाता है। हम जहाँ से आते हैं, वैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ पे वैसे रहते नहीं, हमारे घर यहाँ पर नहीं है, पर जिस जगह से हम आते हैं वहाँ की एयर क्वालिटी में और दिल्ली की एयर क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। मतलब अजीब सा लगता है यहाँ पे सांस भी लेने में। बिना मास्क के निकलना बहुत ही ख़राब है, क्योंकि अभी हम लोग, आज तो हम लोग को ऐसे घूमने आना था इसलिए हम लोग मास्क वास्क नहीं लेके आए, बट इधर पे बिना मास्क का निकलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सांस से लेके कुछ भी अच्छे से हम लोग कर ही नहीं पा रहे। कोहरा है कि मतलब पोल्यूशन है, समझ में भी नहीं आता, और समझ में क्या कुछ ऐसा है नहीं। वैसे तो पोल्यूशन ही है ये सब कुछ, कोहरा तो अभी आया भी नहीं है और इतनी गंदी हालत हो रखी है अभी दिल्ली की। इस पोल्यूशन में तो सबसे ज़्यादा मुझे गले में दिक्कत और आँखों में जलन होती है, जैसे कि मुझे पहले से भी सांस की प्रॉब्लम है और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, एस्थमा एंड ऑल।
उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी और मुझे खुद को भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन, गला खराब और सांस नहीं आना, हमेशा मास्क लेके निकलना या कपड़े से मुंह ढक के निकलना, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, हमारी दवाइयों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, हम पढ़ाई का अलग भरते हैं, हम खाने पीने का अलग भरते हैं, हमारे दवाइयों के खर्चे तो हमेशा ही बढ़ते जा रहे हैं। और इस कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ती हुई आलूदगी और इस मसले पर एहतजाज करने वाले लोगों पर हुकूमत के रद्देअमल पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि साफ हवा का हक बुनियादी इंसानी हक है, लेकिन पुरअमन मुजाहिरीन के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। राहुल ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़िज़ाई आलूदगी लाखों लोगों को मुतासिर कर रही है, बच्चों की सेहत को नुकसान पहुँचा रही है और मुल्क के मुस्तकबिल को ख़तरे में डाल रही है। फिर भी हुकूमत इस बहरान को संजीदगी से नहीं ले रही है। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।